नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, हमने देश में सफल पोलियो टीकाकरण किया पर मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर होने पर जेएपी का हल्ला बोल, सरकार के सामने रखी बड़ी मांग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन के लिए मारामारी, यूपी बिहार में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देश में सफल पोलियो टीकाकरण किया पर मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही, लालू यादव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लालू ने 1996 से 1997 के पोलियो टीकाकरण अभियान से इसकी तुलना करते हुए कहा है कि आज सरकार पैसे लेकर भी कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लालू यादव ने कहा, 1996-97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लालू यादव हाल ही में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए हैं। उस वक्त आज जैसी सुविधा और जागरूकता भी नहीं थी, फिर भी 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ शिशुओं और 18 जनवरी 1997 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया था। वह भारत का विश्व रिकॉर्ड था। उस दौर में वैक्सीन के प्रति लोगों में हिचकिचाहट व भ्रांतियां थीं, लेकिन जनता दल नीत संयुक्त मोर्चा की समाजवादी सरकार ने दृढ़ निश्चय किया था कि पोलियो को जड़ से कर आने वाली नस्लों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। राजद सुप्रीमो ने कहा, आज दुख होता है कि तथाकथित विश्व गुरु सरकार अपने नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस जानलेवा महामारी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरे देशवासियों को निःशुल्क टीका देने का ऐलान करें। लालू यादव ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र के टीके की कीमत अलग अलग नहीं होनी चाहिए। राज्यों से ही देश बनता है। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक का चरणबद्ध समुचित टीकाकरण मुफ्त में हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर होने पर जाप का हल्ला बोल, सरकार के सामने रखी ये मांग। जी हां दोस्तों, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव पर छपरा जिले के आमनौर थाने में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में जन अधिकार पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कन्हैया ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सरकार की कमियों को उजागर करने की वजह से पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पार्टी नेताओं के साथ अपने अपने घरों पर धरना के माध्यम से आक्रोश जताया है और बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को साथ दिया है। वो लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। इस दौरान जब मिलने आए तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिहार में इस समय हिटलर शाही चल रही है। ऐसा लग रहा है कि राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद के द्वारा 39 एम्बुलेंस रखे जाने पर महामारी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जाए। दूसरा, भाजपा सांसद के एनजीओ राहुल यूथ के कोऑर्डिनेशन सेंटर के फर्जीवाड़े मामले की जांच सीबीआई करे। इसके अलावा कौशल विकास योजना के तहत चालू किए गए ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र को शीघ्र चालू किया जाए और जमीन मालिकों को किराया का भुगतान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जन अधिकार पार्टी के नेता अब सरकार से किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं। वो लगातार जनता की सेवा के लिए काम करते रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन के लिए मारामारी, यूपी बिहार में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश भर में 18 से 44 साल के लोगों के भी वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है और अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ बेकाबू हो रही है। यही नहीं, कई जगह तो अस्पताल प्रशासन या फिर वैक्सीनेशन सेंटर को पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। इस बीच यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आज से जिला अस्पताल में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो काफी संख्या में लोग पहुंच गए। दरअसल काफी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन करवाया था। जब ज्यादा भीड़ से हालात बिगड़ने लगे तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस ने बुलानी पड़ी और तब जाकर वैक्सीनेशन का काम ठीक से हो सका। इस दौरान नोएडा के एडिशनल एसपी रणविजय सिंह की अगुवाई में पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचा और वहां मौजूद लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की कोशिश की। बता दें, जिला अस्पताल में 18 से 44 साल की उम्र के लिए 400 और 45 साल से अधिक की उम्र वालों के लिए 100 ही वैक्सीन स्लॉट थे, लेकिन वहां वैक्सीन लगवाने वाले काफी संख्या में पहुंच गए। अफरा तफरी
मच गई। नोएडा के कुल 16 बूथों पर 2800 लोगों को टीका आज से लगाने का काम शुरू हुआ है। जानकारी के मुताबिक हर बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 175 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हर बूथ पर 5 लोगों की टीम तैनात रहेगी। शासन ने गौतम बुद्ध नगर को टीके की 17,000 खुराक भेजी है। यूपी में योगी सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया था, जबकि आज से इस लिस्ट में नोएडा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, अयोध्या, झांसी, आगरा और गाजियाबाद को भी जोड़ा गया है। इस दौरान तकरीबन हर शहर में वैक्सीनेशन सेंटर पर खूब भीड़ दिखाई दे रही है। बिहार में भीड़ बेकाबू। बिहार की राजधानी पटना के न्यू गार्डनियर रोड हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जमकर उल्लंघन किया। इस बीच वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, यहां ठीक व्यवस्था नहीं है, भीड़ बहुत है, इस तरह कोरोना को कैसे हराया जाएगा? हम सुबह से आए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यही नहीं, यूपी और बिहार की तरह दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। एम्बुलेंस मामले पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा गरीब साइकिल पर शव ढो रहे हैं और बीजेपी सांसद के यहां एम्बुलेंस खड़ा है। जी हां दोस्तों, बिहार के सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में एम्बुलेंस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब इस मामले पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है। ट्विटर के माध्यम ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने दफ्तर में दर्जनों एम्बुलेंस को इस तरह से पार्क की हुई थी कि जैसे यह उनकी निजी संपत्ति हो। एमपी लैड्स के नियमों का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों से साफ लिखा है कि एम्बुलेंस का मालिकाना हक या तो जिला प्रशासन का होता है या फिर जिले के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी का होता है। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में जब तमाम जिंदगियां एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रही हैं, गरीब अपने कंधे और साइकिलों पर मरीजों और शवों को ढोने के लिए मजबूर है, तो रूडी जी के यहाँ यह एम्बुलेंस धूल फांक रही है। यह न सिर्फ एमपी लैड यानी कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमों की अवहेलना है, बल्कि एक आपराधिक गतिविधि भी है। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को पप्पू यादव द्वारा यह जानकारी सामने लाई गई। राजीव प्रसाद रूडी के दफ्तर में दर्जनों एम्बुलेंस धूल फांक रही है। इसके जवाब में रूडी ने ड्राइवरों की कमी का हवाला देकर बताया था कि ड्राइवर नहीं मिलने के कारण इनका परिचालन नहीं हो पा रहा है। शनिवार को पप्पू यादव 40 ड्राइवरों के साथ मीडिया के सामने आए और बताया कि वह सरकार के पास इन ड्राइवरों की जानकारी देकर वहां मौजूदा एम्बुलेंस का परिचालन शुरू कराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी नेता के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने झबच्चा चौक स्थित शकील अहमद के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मौके पर पुलिस ने शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। शकील अहमद भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री बताए जाते हैं। पुलिस ने उसके बेटे मोहम्मद आसिफ को पहले ही गिरफ्तार किया था। प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री शकील अहमद के घर से 45 बोतल बियर व अंग्रेजी शराब तथा 60 बोतल नेपाली देसी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले शकील अहमद का पुत्र मोहम्मद आसिफ शराब बेचते पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को स्टेशन मोहल्ला स्थित दिनेश मुखिया के घर मोहम्मद आसिफ शराब की डिलीवरी करते पकड़ा गया। उसके पास से शराब की बोतलें भी जब्त की गई। पूछताछ के दौरान शराब खरीद बिक्री में अपने पिता की संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उसके घर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही शकील अहमद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दबोच लिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों बाप बेटा के अलावा दिनेश मुखिया पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर शराब खरीद बिक्री के अन्य मामलों में सुभाष चौक निवासी भरत कुमार, सूरतगंज निवासी मोहन प्रधान, रोहित नायक एवं सप्ता निवासी दिनेश यादव पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि शकील अहमद को पार्टी से हटाया गया है, पहले से वे पार्टी में सक्रिय नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। जी हां दोस्तों, देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ कहा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए, देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसती दिख रही है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। बीते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक देना चाहिए।
जाने क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। राजपथ पर करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। वहीं इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा मार्ग में करीब 44 इमारत आती हैं। संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि शामिल है। इस पूरे जोन को रीप्लान किया जा रहा है, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रखा गया है। इसकी लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। बनेगा संसद भवन। विस्टा प्रोजेक्ट में पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने करीब 13 एकड़ जमीन पर नया तिकोना संसद भवन बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। ये सब हटेगा। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।